हाँ जी, तो आज का हमारा टॉपिक है स्थापत्य शिल्प के विविध आयाम। ये कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान अध्ययन से लिया गया है। चैप्टर नंबर 6 है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान के विविध दुर्गों और मंदिरों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मानव संस्कृति के इतिहास में स्थापत्य का अपना अलग ही स्थान है। स्थापत्य एक ऐसी श्रृंखला है जो कि सदियों से बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर देश की और समाज की वास्तविक सांस्कृतिक तस्वीर को प्रस्तुत करती है। प्राक व आद्य इतिहास की संस्कृतियों के ज्ञान के लिए स्थापत्य की भूमिका अतुलनीय है। किसी भी देश की प्रगति का समुचित अध्ययन बिना स्थापत्य की विविध परतों या खंडरों के अध्ययन के नहीं हो सकता। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की विशेष भौगोलिक स्थिति ने यहाँ के स्थापत्य को प्रभावित किया है। नगर, महल, परकोटे, किले और जलाशय के निर्माण में उपयोगिता के साथ मजबूती का भी पूरा ध्यान रखा गया है। नगर विन्यास, स्थापत्य व भवन शिल्प। हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सोंथी में खुदाई से एक ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे ज्ञात होता है कि ऋग्वैदिक काल से कई सदियों और पूर्व सरस्वती व दशरथी नदियों के किनारे पर बसे इन नगरों की नगर योजना व भवन निर्माण उच्च स्तरीय था। ईंटों से बने भवन, सड़कें, नालियां, गोल कुएं, वेदियां आदि इस बात का प्रमाणित करती हैं। तो जो हनुमानगढ़ जिला है ना, वहाँ पर कालीबंगा सभ्यता और सोथी सभ्यता ये बीकानेर से मिली है। इन दोनों के प्रमाणों से हमें बिल्कुल बिल्कुल ज्ञात होता है कि इस टाइम लोगों ने नगर बसा के रहना सीख लिया था, घर बनाना सीख लिया था, ईंटों से मकान बनाना सीख लिया था, सड़कें, नालियां, कुएं ये सब इनको आने लग गया था। तो मतलब भवन निर्माण की जो कला है ना, बहुत पहले से चली आ रही है। लोगों ने बहुत पहले से मकान बना के रहना सीख लिया था। और इस जो ये हनुमानगढ़ की कालीबंगा सभ्यता है, इसके अंदर भी दो नगर मिले, एक छोटा नगर, एक बड़ा नगर है। तो जो बड़े वाला है ना, वो क्या है, दुर्ग कहलाता है। तो मतलब इन लोगों को दुर्गों का भी नॉलेज था। दक्षिण पश्चिम राजस्थान में आहड़, गिलुंड आदि संस्कृति के केंद्र रहे हैं। मकानों की खिड़कियां, दरवाजे, बरामदे, खुले चौक आवास की पूर्णता प्रदान करते थे। यहाँ की समृद्ध अवस्था पर प्रकाश डालते थे। अनाज पीसने के पत्थर, तांबे की चद्दर, इनसे क्या, अनाज पीसने के पत्थर से तो अनुमान लगता है कि ये लोग कृषि करना जानते थे, तभी तो अनाज होता था। फिर तांबे की जो चद्दर बनाते थे, तो मतलब कि ये लोग व्यवसाय में भी नॉलेज रखते थे। पौराणिक सभ्यता के युग में सभ्य राजस्थान की कई सांस्कृतिक केंद्रों का ज्ञान होता है, जिसमें पुष्कर, मरुधन व जांगल, मत्स्य, साल व मरुकांतर आदि प्रमुख है। महाभारत काल में विराट नगर, बैराट, पुष्कर आदि नगरों का वर्णन आता है, जो कि स्थापत्य रक्षा की दृष्टि से नगर योजना को समृद्ध कहानी कहते हैं। मौर्य काल से लेकर उत्तर गुप्त काल में भारतीय स्थापत्य की भांति राजस्थान में भी स्थापत्य की एक विशेष रूप का विकास हुआ है। इस काल की कला केवल राजकीय प्रश्रय में ही नहीं पलती, वरन आम जन के मध्य में भी प्रचलित थी। विराट नगर जयपुर अशोककालीन सभ्यता का एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ के भग्नावशेषों में स्तंभ लेख, बौद्ध विहार के खंडर भी प्रमुख हैं, क्योंकि जो अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचलन किया था ना, उस टाइम में बौद्ध विहार भी बनाए गए थे, स्तंभ लगवाए गए थे और उन पे कुछ लेख भी लिखा गया था। ठीक है। और मौर्य काल में बेड़च नदी के किनारे मध्यमिका चित्तौड़ के पास, जिसे आजकल नगरी भी कहते हैं, कि भव्य नगर योजना इस बात का साक्षी है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा तक ये भव्य महल रहा था, भव्य नगर रहा था। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में मेनाल, अमझेरा, डबोक और भरतपुर के आसपास का क्षेत्र नगरीय वैभव का साक्षी है। बावड़ियां, कुएं, मंदिर, सड़कें, नालियां, रिहायशी मकानों का संतुलित निर्माण इन खंडरों तथा उपलब्ध पुरातात्विक सामग्री के आसानी से दिखाई पड़ता है। 13वीं से
7वीं से 13वीं शताब्दी तक का काल राजस्थान के स्थापत्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। राजपूत संस्कृति के उदय के कारण वीरता तथा रक्षा के प्रतीक किले व धार्मिक प्रवृत्ति के प्रतीक मंदिर हैं। राजस्थान कला काल की जहाँ जहाँ राजधानियां बनी वहीं नगर नियोजन विशिष्ट रहा। नगर की रक्षा व सुविधा की दृष्टि से जो स्थान चुना जाता है वह महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह दृष्टि से भीनमाल, चित्तौड़, मंडोर, ओसियां, रणथंभौर, झालरापाटन, सुजानगढ़, आमेर जैसे स्थानों को राजधानी नगर बनाने के लिए चुना गया। आगे चलकर देसी राजाओं ने अपनी अपनी राजधानियों के लिए जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, बूंदी, कोटा, जयपुर जैसे नगरों की भी स्थापना की और उन्हें परिपूर्ण नगर रूप से विकसित भी किया। उदाहरण के लिए यदि हम जयपुर को देखें तो महान शिल्पकार विद्याधर ने जयपुर नगर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया है। सुव्यवस्थित रूप से बसे जयपुर के निर्माण में चौड़ी सड़कें और सीधी सड़कों तथा रास्तों का व्यवस्था सबसे अधिक महत्वपूर्ण रही है। शहर के दोनों सिरों पर 2 चौपड़ है, छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़, जिसमें बीच में फुव्वारे, चौड़ी सड़क के दोनों ओर बाजार है। शहर से निकलने के लिए सूरज पोल, चांद पोल, घाट गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, जोरावर सिंह गेट ये सब प्रमुख है। सवाई जयसिंह की कल्पना को साकार करने के लिए जयपुर शहर की नींव किसने रखी थी? 1726 के अंदर राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट के द्वारा रखी गई। देखो ये नींव तो इसके द्वारा रखी गई, इसकी स्थापना किसने करवाई? जय सिंह ने। और बनाया किसने था? विद्याधर ने। ठीक है, जो शिल्पी था वो विद्याधर था। आगे चलकर पूरे राजस्थान के नगर नियोजन को जयपुर के स्थापत्य में प्रभावित किया। 12वीं शताब्दी में जैसलमेर का निर्माण जंगल की निकटता और पानी की सुविधा के ध्यान में रखकर किया गया। समूची योजना जनजीवन और व्यापार को समृद्धि के हित में थी और चित्तौड़ के चौहानों के समय अजमेर की गिनती समृद्ध नगरों में की जाती थी। पृथ्वीराज काव्य में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई, तो ये इम्पोर्टेंट है। अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से किस काव्य में की गई? तो पृथ्वीराज विजय काव्य में। बूंदी के स्थापत्य में उसके बसाने के जल की प्रचुरता का बड़ा हाथ रहा। जोधपुर, बीकानेर की बसावट में गढ़ निर्माण, प्रकोटे, भवन निर्माण और भौगोलिक परिस्थितियों की संबंधित हैं। बीकानेर की समतल भूमि में पेशे के अनुसार नगर के भाग बनाए गए। हाटों और बाजारों को व्यापारिक सुविधा के अनुकूल बनवाया गया। उदयपुर को झील के किनारे घाटियों के अनुकूल पेशे के अनुसार मोहल्लों में बांटा गया। फिर नगरों के स्थापत्य से गांवों का स्थापत्य बिल्कुल ही अलग रहा, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में गांव पहाड़ी ढलान और कुछ ऊंचाई लिए हुए थे, जैसे कि केलवाड़ा, सराड़ा का किला बहुत ऊंचाई पर है। इस पे तो काले पानी की सजा भी दी जाती थी। राजनीतिक बंदी जो होते थे ना, उनको काले पानी की जो सजा दी जाती थी सराड़ा के किले में दी जाती थी। पहाड़ों पर घने जंगलों में आदिवासियों की बस्तियां छोटी छोटी टेकरियों पर 2-4 झोपड़ियों के रूप में बसी मिलती है। रेगिस्तानी गांवों को पानी की सुविधा का ध्यान में रखकर बसाया जाता है, इसलिए बीकानेर और जैसलमेर के गांवों में आगे सर अर्थात जलाशय प्राप्त होने की वजह से इसको, जैसे बीदा सर हो गया, जैत सर हो गया, उद्दा सर हो गया, तो सर लगाते हैं। दुर्ग व शिल्प राजस्थान का शायद ही कोई जनपद अचल ऐसा होगा जहाँ कोई छोटा बड़ा दुर्ग, गढ़गढ़ी या ऐसा कुछ भी ना हो। तो बहुत भी प्राचीन काल से ही चली आ रही परंपरा है। शुक्र नीति के अनुसार राज्य में 7 अंग माने जाते हैं, जिसमें से दुर्ग भी एक है। संपूर्ण देश में राजस्थान वह प्रदेश है जहाँ पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद में सबसे अगर ज्यादा दुर्ग या किले बनाए गए हैं तो राजस्थान ही है। यहाँ पर राजाओं और सामंतों के निवास, सुरक्षा सामग्री और संग्रहण, आक्रमण के समय अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने, पशुधन बचाने के लिए और संपत्ति को छिपाने के लिए भी दुर्ग बनवाए गए।
राजस्थान में दुर्गों की स्थापत्य की विकास का प्रथम उदाहरण कालीबंगा की खुदाई में मिलता है। कालांतर में मौर्य, गुप्त और परवर्ती युग में दुर्गों के निर्माण के निश्चित आधार दिखाई पड़ते हैं। इस समय दुर्ग निर्माण में मंदिरों तथा जलाशयों की प्रधानता भी दी जाने लगी। राजपूत काल में राजस्थान के बने दुर्गों में भाटियों का सोनारगढ़, अजयराज चौहान का गढ़ बिठली जो कि अजमेर में है, और कुंभा का मांडलगढ़ जो कि भीलवाड़ा के अंदर, और भाटियों वाला सोनारगढ़ ये जैसलमेर के अंदर है, ये उल्लेखनीय है। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद में दिल्ली के तुर्क अफगान शासक की स्थापना हुई, जिसका प्रभाव राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य पर भी पड़ा। 13वीं शताब्दी के बाद दुर्ग बनाने की परंपरा में एक नया परिवर्तन दिखाई दिया। इस काल में दुर्ग निर्माण में सुरक्षा की विशेष ध्यान रखा गया, और अब दुर्ग वहीं बनाए जाने लगे जहां ऊंची ऊंची पहाड़ियां और जो ऊपर से चौरस हो, जहां पर जैसे कि पहाड़ियों पर बनाए जाते थे और ये ऊपर से ऐसे चौरस चौरस होते थे जो किले बनते थे। यहाँ ताकि खेती करने के लिए योग्य भूमि, सिंचाई और ये सब की व्यवस्था हो सके। इस समय प्राचीन काल में दुर्ग बने हुए मिले हैं जो कि जीर्ण शीर्ण खंडहर हो गए हैं। उनका पुनर्निर्माण भी किया गया, जैसे आबू में अचलगढ़, महाराणा कुंभा ने इसे नवीन दुर्ग में परिवर्तित किया, और कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भी आवश्यकता के अनुसार पुनर्निर्माण करवाया। जब मुगलों के साथ राजपूताना के शासकों में मधुर संबंध बने तो दुर्ग स्थापत्य के परिवर्तन आ गए, और राजपूत शासक पहाड़ियों के नीचे आकर समतल मैदान में नगर दुर्गों का निर्माण करने लगे। पहले तो पहाड़ों पर ही बना रहे थे, लेकिन अब जयपुर, बीकानेर और भरतपुर जैसे जिलों में नीचे समतल पर बनाए गए किले। क्या आप जानते हैं राजस्थान में 6 ऐसे प्रमुख दुर्ग हैं जो कि जून 2013 में नोम पेन्हम में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर की सूची के अंदर इनको शामिल किया गया, मतलब कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया इनको शामिल किया गया 2013 के अंदर जून में नोम पेन्हम में वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंदर जारी किया गया। कौन से किले हैं? आमेर महल, गागरोन का किला, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़। तो देखो, अब मैंने इसको तो ऐसे याद किया था कि आगा खान थे कोई, आगा खान जैसे ही रण में कूदे तो चिल्लाए। मैंने इसको ऐसे याद किया, तो आ से आमेर, गा से गागरोन, आमेर गागरोन, खा पे कुछ भी नहीं है, जैसे पे जैसलमेर, रण में तो रणथंभौर, कूदे से कुंभलगढ़ और चिल्लाए से चित्तौड़गढ़। मैंने इसको ऐसे याद किया, आपको जैसे भी याद करना देख लेना, बाकी अपना तो यही तरीका है। आगा खान जैसे ही रण में कूदे चिल्लाए, इसको आ से आमेर, गागरोन का किला, जैसलमेर का किला, रणथंभौर का, और कुंभलगढ़ का और चित्तौड़गढ़ का। ठीक है, दुर्गों के प्रकार देखते हैं। एक तो होता है औद्दुक दुर्ग, जिसको जल दुर्ग भी कहते हैं, जिसमें कि गागरोन का दुर्ग सबसे अच्छा उदाहरण है। फिर एक गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग राजस्थान के अंदर जितने भी ज्यादातर दुर्ग है वो सब गिरि दुर्ग ही है। कुछ एक दुर्ग है जो धानवन दुर्ग है, जो कि मरुस्थल पे बने हुए हैं। तो धानवन दुर्ग कौन से होते हैं? जो मरुस्थल की भूमि पर बने होते हैं, जैसे कि जैसलमेर का किला। सघन बीहड़ और वन वाला, जैसे कि दुर्गम जो वनों में बने होते हैं, तो वो सिवाना का दुर्ग है। इसके अंदर वन आ ही रहा है तो समझ जाओगे आप। एरन दुर्ग, एरन बोलने में जैसे कांटेदार सा है, तो इसके रास्ते में जिसमें पत्थर, कांटे, खाई ऐसे सब हो, तो वो चित्तौड़ और जालोर के किले ऐसे हैं जो एरन दुर्ग के उदाहरण है। फिर है पारिख दुर्ग। ख का मतलब हो गया खाई, तो पारिख, ख से खाई, खाई जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी खाई बनी हो, जैसे कि भरतपुर का किला और बीकानेर का किला जूनागढ़ वाला। जिन दुर्गों के चारों तरफ
बड़ी बड़ी दीवार या परकोटे बने होते हैं, तो वो होती है पारिद दुर्ग ढह। ठीक है, पारिक ख होता है तो खाई, और धय होगा तो दीवारें बनी होगी, जैसे कि चित्तौड़ का किला और जैसलमेर का किला। तो जो चित्तौड़ का किला उसके चारों तरफ जो दीवार बनी है वो चीन की दीवार से भी सेकंड नंबर पे है ना, सबसे लंबी दीवार है चीन की दीवार से सेकंड नंबर पे। सैन्य दुर्ग वह है जिसमें कि युद्ध की व्यूह रचना में चतुर सैनिक रहते हैं। नौवां है सहाय दुर्ग, जिसमें शूरवीर व सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग निवास करते हैं। कुछ दुर्ग ऐसे भी हैं जिनमें दो या अधिक दुर्गों के प्रकार भी शामिल किया गया जा सकता है, जैसे कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को गिरि दुर्ग, पारिक दुर्ग और एरण दुर्ग कह सकते थे। जो ये चित्तौड़गढ़ वाला किला है ना, चित्तौड़गढ़ के किले को एक तो कहा जा सकता है कि भी ये गिरी पर बना हुआ, तो गिरी दुर्ग है। फिर ये इसकी तरफ चारों तरफ जो है खाई बनी हुई है, इसलिए कौन सा है, पारिख दुर्ग है। ख पारिख दुर्ग है। ठीक है, खाई बनी हुई है इसलिए पारिख दुर्ग है। फिर इसका जो रास्ता है ना वो भी कटीला है, दुर्गम है, तो ये कौन सा दुर्ग हुआ, एरण दुर्ग। तो ये तीनों कोटियों में रखा जा सकता है चित्तौड़ का किला। दुर्गों के सभी प्रकार सैन्य दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ है। सैन्य दुर्गों सर्वश्रेष्ठ है। चित्तौड़ दुर्ग सहित राजस्थान के कई दुर्गों को सैन्य दुर्ग की श्रेणी में भी रखा जाता है। फिर है पहला चित्तौड़गढ़ का किला, ये देख लीजिए आपका चित्तौड़गढ़ का किला। गिरी दुर्गों में राजस्थान में गौरव चित्तौड़ का किला सबसे प्राचीन है। दिल्ली के मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन मध्यकाल में इस किले का विशेष सामरिक महत्व भी रहा। मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार ने मौर्य राजा चित्रांग ने यह किला बनवाया और अपने नाम से इसका नाम चित्रकोट भी रखा है। उसी को का परिवर्तित नाम है चित्तौड़। मेवाड़ में गोहिल राजवंश के स्थापत्य संस्थापक बप्पा रावल के अंतिम मौर्य शासक मानमोरी को पराजित करके 8वीं शताब्दी में लगभग चित्तौड़ का अधिकार कर लिया, और अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार करके इसका नाम जो है खिजराबाद रख दिया। क्या नाम रख दिया, खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम चित्तौड़गढ़ का किला क्या रखा, खिजराबाद। याद रख लेना साथ के साथ। यह दुर्ग एक पठार पर स्थित है, जिसे कि मेसा का पठार कहा जाता है। यह किला सब किलों का सिरमौर भी है। तो गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। इसके बारे में प्रचलित पंक्ति भी है। चित्तौड़गढ़ के किले में इतिहास के 3 प्रसिद्ध साक्य में, एक तो 1303 वाला जो कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हुआ था। ठीक है, पद्मावती ने किया था इसमें जोहर। फिर है 1534 के अंदर गुजरात के बहादुर शाह ने जब आक्रमण कर दिया था, तो उस टाइम में कर्मावती ने जोहर किया था, और रावत बाग सिंह थे, उन्होंने साका किया था। फिर 1567 के अंदर अकबर के समय में फूल कंवर ने किया था जोहर। ठीक है, रानी पद्मिनी के जोहर वीर जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के पराक्रम तथा बलिदान का साक्षी चित्तौड़गढ़ का किला इतिहास में अपना सानी किसी को ही नहीं रखता। तो सुदृढ़ व घुमावदार प्राचीर, इसकी दीवारें बहुत बड़ी हैं और इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ है। 7 अभेद्य प्रवेश द्वार हैं, टोटल 7 अभेद्य प्रवेश द्वार हैं। एक विकट दुर्ग का रूप दिया है, और यहाँ पर भवनों को में तुलजा भवानी माता का मंदिर, नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चंवरी प्रासाद मतलब कि भवन बना हुआ है श्रृंगार चंवरी का। त्रिपोलिया बाजार बना हुआ है, मार्केट नरी है। कुंभ श्याम का मंदिर है, सोमदेव का मंदिर है। कुंभा के द्वारा निर्मित विजय स्तंभ, रानी पद्मिनी के महल, गोरा बादल के महल, चित्रांगद मोरी महल। ठीक है, जैन कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ है तो कीर्ति स्तंभ भी है, तो ये दोनों तो हो गए। ठीक है, और कुंभ श्याम मंदिर है क्योंकि कुंभा का था ये, तो कुंभा के द्वारा निर्मित विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ हो गए। फिर कुंभ श्याम मंदिर हो गया, और फिर त्रिपोलिया बाजार और है यहाँ पे
चित्तौड़गढ़ के किले में। फिर नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, ठीक। और फिर तुलजा भवानी का मंदिर हो गया, और ये एक श्रृंगार चौरी का प्रासाद हो गया। ये सब इस किले के अंदर उल्लेखनीय है। फिर है कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला कहाँ पड़ता है? ये राजसमंद के अंदर। कुंभलगढ़ का किला कहाँ रहता है? राजसमंद के अंदर। महाराजा कुंभा द्वारा स्थापत्य के प्राचीन भारतीय आदर्शों के रूप में बना कुंभलगढ़ का किला दुर्ग का अच्छा उदाहरण है। मेवाड़ में मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप स्थित कुंभलगढ़ का किला संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार को आश्रय स्थल रहा है। क्योंकि जब भी कोई आक्रमण होता था तो ये चित्तौड़ वाला किला छोड़ के इधर आ जाते थे, रणथंभौर वाला किला छोड़ के फिर इधर आ जाते थे। तो ऐसे ये करते रहते थे। इस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी है मंडन। कुंभलगढ़ का शिल्पी कौन है? मंडन। कुंभलगढ़ पर 36 किलोमीटर की जो दीवार बनी हुई है ना, ये सबसे लंबी दीवार है, परकोटा है, जो कि अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घुड़सवार इस पर घुड़सवारी कर सकते हैं, चल सकते हैं मतलब कि। और कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ के तुलना सुदृढ़ प्राचीर बुर्ज कंगूरों के विचारों से एट्रुस्कन इस कंगूरों के विचारों से एट्रुस्कन वास्तु से की है। किसकी तुलना की गई है? कुंभलगढ़ की। किससे? एट्रुस्कन के। और किसने की है? टॉड ने। दुर्ग के भीतर जाली बावड़ी, जालीबाव बावड़ी, स्वामी का मंदिर, विष्णु मंदिर है इसके अंदर, और झाली रानी का मंदिर भी है, माल्या देव मामा देव का तालाब है, उड़ना राजकुमार का है। उड़ना राजकुमार जो कि यहाँ पे प्रसिद्ध राजकुमार रहे थे, जो दौड़ते थे तो ऐसे लगता जैसे उड़ रहे हैं। तो इनका असली नाम तो पृथ्वीराज चौहान था, पृथ्वीराज राठौड़ था, सॉरी, जो सांगा के बड़े भाई थे ये। इनकी छतरी भी है। और यहीं पर उदय सिंह का राज्याभिषेक भी हुआ था, तो महाराणा प्रताप का भी जन्म यहीं हुआ था। और इसी के ऊपरी भाग में, ऊपरी छोर में राणा कुंभा का निवास स्थान है, महाराणा कुंभा का निवास स्थान भी है, जिसे कि कटारगढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कटारगढ़। कुंभलगढ़ की आंख भी है ये कटारगढ़, क्योंकि सबसे ऊंचाई पर है। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने ये कहा है कि इतनी ज्यादा बुलंदी पर है कि इसको देखने वाले की तो सिर से पगड़ी भी नीचे गिर जाएगी, ठीक है। फिर रणथंभौर का किला। ये रणथंभौर का किला जो है सवाई माधोपुर के अंदर है। 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। एक मान्यता के अनुसार इसका निर्माण रणधान देव धनु रणथान देव चौहान ने करवाया था। और रणथंभौर दुर्ग राणा हमीर देव चौहान के साहस का मूक गवाह है, जो कि 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए शरणागत धर्म के लिए आए हुए लोगों के लिए बलिदान हुआ। और इस दुर्ग का स्थापत्य का विलक्षण बात यह है कि इसमें गिरि दुर्ग और वन दुर्ग दोनों कोई विशेषता विद्यमान है। किसकी? जो रणथंभौर दुर्ग है ना, उसकी। ये तो इसके बारे में ये भी कहा गया है कि ये दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं ना, हाँ, ये दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग नंगे हैं, ऐसा कुछ भी इसके बारे में कहा गया है रणथंभौर दुर्ग के बारे में। अबुल फजल ने लिखा है कि ये दुर्ग बख्तरबंद है, ये देखो आएगा, बाकी सिर्फ दुर्ग नंगे है। दुर्ग परिसर में अमीर महल, रानी महल, अमीर की कचहरी। तो राणा हमीर ने यहाँ पर शासन काफी लंबे टाइम तक किया था, तो हमीर से संबंधित जितने भी हैं तो रणथंभौर दुर्ग में ही होंगे। सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी इन्होंने अपने पिता की याद में करवाई थी। 32 शासन साल तक जैतर सिंह ने 32 साल तक शासन किया था ना, उस याद में ये 32 खंभों की छतरी बनवाई गई थी। जोगी महल, संत सदरुद्दीन की दरगाह, गणेश मंदिर, ये सब यहाँ पर स्थित है। फिर है सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग जो है बाड़मेर के अंदर है। बाड़मेर में 56 के पहाड़ पर सिवाना का दुर्ग का किला बना हुआ है, जो कि अणखिलो सिवाणो दुर्ग के नाम से भी प्रचलित है। इस दुर्ग की स्थापना 954 में परमार वंशीय वीर नारायण ने की थी। देखो यहाँ पे ण आ रहा है, इसमें ण आ रहा है, कनेक्ट कर लिया करो, कैसे भी करके करो, बस याद होना चाहिए।
और कुछ नहीं। अणखिलो सिवाणो, वीर नारायण। अलाउद्दीन खिलजी के काल में ये दुर्ग जालौर के राजा कानड़देव के भतीजे शातल देव के अधिकार में था और अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 के लगभग सिवाना के किले पर आक्रमण किया, जिसमें कि वीर सातल देव वीरगति को प्राप्त हो गए और दुर्ग पर खिलजी का अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया? खिलजी का। 1310 के अंदर वीर सातल देव के साथ में युद्ध हुआ था इनका। सिवाना दुर्ग संकट काल में मारवाड़ जोधपुर के राजाओं की शरण स्थली भी रहा है और ये मालदेव ने गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह की सेना के पीछा किए जाने पर सिवाना दुर्ग में आश्रय लिया था। चंद्रसेन ने सिवाना के दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया था। फिर है तारागढ़ का किला, ये बूंदी के अंदर है। गिरिदुर्ग का बेहतरीन उदाहरण अगर देखें तो तारागढ़ का, बूंदी का तारागढ़ का किला जो है ना, ये बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। ये ऊंची चोटी पर स्थित होने के कारण फलस्वरूप धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई तारा चमक रहा हो, तो इसलिए इसका नाम तारागढ़ नाम से ये प्रसिद्ध है। इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में राव बर सिंह ने मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा के लिए करवाया था। ये बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न आ जाता है एग्जाम के अंदर कि बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया, तो बै से बूंदी, बै से बरसिंह। ठीक है, याद रखना है। बूंदी के किले का निर्माण किसने करवाया? बरसिंह ने। और किसकी वजह से करवाया था? मालवा, मेवाड़ और गुजरात की ओर संभावित आक्रमण होते थे, उस वजह से। वीर विनोद के अनुसार क्षेत्र सिंह 1364 से लेकर 1382 तक बूंदी विजय के करने के प्रयास में मारे गए थे और उनके पुत्र लाखा ने भी काफी प्रयत्न किए, उसके बावजूद भी बूंदी पर अधिकार ही नहीं कर सके। तो उन्होंने मिट्टी का नकली दुर्ग बनाया, ठीक है, और फिर उस दुर्ग को ध्वस्त किया अपने तीर कमान वगैरह से। लेकिन नकली दुर्ग की रक्षा करने के लिए भी वहां पर उस टाइम कुंभाहाड़ा आ गया था, जो कि बूंदी का राजकुमार था, कुंभाहाड़ा। तो ये पूछा भी जाता है, जो नकली दुर्ग था उसको ध्वस्त करते टाइम किसने अपने प्राणों की बाजी लगाई थी? तो कुंभाहाड़ा ने। तारागढ़ दुर्ग में राजमहल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। बूंदी के राजमहलों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसके भीतर अनेक दुर्लभ और जीवंत भित्ति चित्रों के रूप में कला का एक अनमोल खजाना विद्यमान है। विशेषकर महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला बूंदी चित्रशैली का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर सरोवर और गर्भ गुंजन तोप बूंदी के किले के वैभव को प्रकट भी करते हैं। तो कौन से यहाँ पर तोप है? एक तो गर्भ गुंजन तोप है जो बूंदी के अंदर है, ठीक है, और ये की शिकार बुर्ज, जो बुर्ज बनी होती है यहाँ पर, ऐसे ऐसे किले के ऊपर ऐसे बने होते हैं और फिर उसके अंदर ऐसे खाने से बने होते हैं, इसके अंदर से वो या वो बंदूक रख के वो शिकार करते थे या फिर यहाँ से कुछ भी तीर कमान चला के शिकार किया करते थे। फूल सागर बना हुआ है, नवल सागर भी बना हुआ है, 84 खंभों की छतरी भी है, ये सब यहाँ पर प्रसिद्ध है। फिर है नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ का किला कहाँ पर है? ये जयपुर के अंदर है। जयपुर में अरावली पर्वतमाला के पहाड़ी पर स्थित नाहरगढ़ के किले का निर्माण सवाई जय सिंह ने मराठा आक्रमणों से बचाव के लिए करवाया था। मराठों से बचाव के लिए नाहरगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया। तो पूछा जाता है, नहीं पूछा जाएगा तो अब पूछ लिया जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मराठों से रक्षा हेतु किस किले का निर्माण करवाया गया? तो वो है नाहरगढ़ का किला। इस किले को सुदर्शन का किला भी कहा जाता है और इसको नाहरगढ़ का नाम नाहर सिंह भोमिया के नाम से पड़ा था। ऐसी मान्यता है कि नाहरगढ़ का निर्माण के समय जुझार नाहर सिंह ने किले का निर्माण में भी विद्वान उपस्थित किया। तब तांत्रिक रत्नाकर पुंडरिक ने नाहर सिंह बाबा को अन्यत्र जाने के लिए राजी कर लिया और उनका स्थान
हाबागढ़ के निकट एक चौबुर्जी घड़ी पर स्थापित हो गया, जहां वे आज भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और नाहरगढ़ में सवाई माधो सिंह ने अपने 9 पासवानों के लिए 9 एक जैसे महलों का निर्माण करवाया। तो ये किसने करवाया? माधो सिंह ने। ये माधो सिंह और ईश्वरी सिंह दो भाई थे, जिन्होंने ईश्वरी सिंह ने तो ईसर लाट का निर्माण करवाया था, और उसी ईसर लाट से वो कूद के मर गए थे, आत्महत्या कर ली थी। और उनके भाई बाद में माधो सिंह बैठे थे गद्दी पर, तो उन्होंने अपनी 9 पासवानों के लिए, 9 बीवियों के लिए 9 एक जैसे महलों का निर्माण करवाया था। फिर है तारागढ़ अजमेर। अब है तारागढ़ किला, जो कि अजमेर में स्थित है। अजमेर जिला मुख्यालय पर स्थित अरावली की पहाड़ियों पर तारागढ़ दुर्ग अब खंडित दशा में है। इसे गढ़बिठली या अजय मेरू भी कहते हैं। शाहजहां के शासनकाल में विठल दास गौड़ यहाँ का दुर्गा अध्यक्ष थे, और संभव है कि उस पराक्रमी योद्धा के नाम पर ही इस किले का नाम गढ़बिठली पड़ा हो। विठल दास था ना, इसलिए गढ़बिठली पड़ा होगा इसका नाम। और ये देखो, एक तो तारागढ़ अजमेर के अंदर है और एक तारागढ़ बूंदी के अंदर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर वो तारागढ़ के अलग अलग इन दोनों के बारे में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे ना, अगर सेकंड ग्रेड में या कहीं भी किसी भी एग्जाम में, तो वो साथ में नाम देगा अजमेर का या फिर इसका बूंदी का। कर्नल टोड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजय पाल ने करवाया था, इसलिए नाम इसको अजय अजय मेरू भी बोलते हैं। तारागढ़ की प्राचीर में विशाल बुर्ज है। इसमें घूंघट, गुगड़ी, फूटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, ऐसे अजीब अजीब सी बुर्जों के नाम आए तो समझ लेना कि तारागढ़ में ही है। खिड़की बुर्ज आदि, फतेह बुर्ज आदि प्रमुख है। तारागढ़ दुर्ग का सन 1832 के अंदर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने देखा तो बोला कि ओह, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। तो इम्पोर्टेंट है, किसने बोला था? बेंटिक ने बोला था जिब्राल्टर। बै से बेंटिक या जिब्राल्टर में भी बै आ रहा है, तो ध्यान रख लेना। फिर है मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ का किला है ये। 1459 में राव जोधा के द्वारा इस दुर्ग की स्थापना की गई। मेहरानगढ़ नगर की उत्तरी पहाड़ी चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। ये एक पहाड़ी है ना, उसका नाम है चिड़िया टूक। यह गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसे मयूर ध्वज भी कहते हैं, क्योंकि मोर की दूर से देखने में लगता है जैसे मोर नाच रहा है, ऐसी आकृति लगती है इसकी, इसलिए इसको मयूर ध्वज गढ़ भी कहते हैं। और गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ के महल राजपूत स्थापत्य कला के श्रेष्ठ उदाहरण है। अपनी विशालता के कारण संभवतः यह किला मेहरानगढ़ कहलाया। गढ़ बनिया मेहरान। ये देखो, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ, तो ये लाल रंग का है, तो इस वजह से आप याद भी रह जाएगा। फिर है दुर्ग में मोती महल है, फतेह महल, फूल महल, श्रृंगार महल, ये सब दर्शनीय है। ये फूल महल तो मेरे को लगता है कि जो मालदेव की बेटी का नाम भी फूल कंवर था, शायद उसके नाम पर होगा, है ना। महाराजा मान सिंह के द्वारा स्थापित प्रकाश नामक पुस्तकालय वर्तमान में भी कार्यरत है। कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है जिसका नाम प्रकाश पुस्तक प्रकाश लाइब्रेरी है, मतलब कि एक, और जो मान सिंह ने यहाँ पर स्थापित करवाई थी। किले में लंबी दूरी पर मार करने वाली अनेक प्राचीन तोपें भी है। जैसे यहाँ की तोपें बहुत प्रसिद्ध है। किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत, गुब्बार, धूरधानिद। अब देखो, इसका नाम इसलिए धूरधानी पड़ा होगा क्या, इसकी जैसे इससे गोला दागा जाता होगा तो सामने वाले दुश्मन थे धूरधानी हो जाते होंगे, मतलब कि मिट्टी में मिल जाते होंगे। बिच्छू बाण, मीर बख्श,
गुगड़ी और वो वाले नाम तो उसमें थे, गुगड़ी घूंघट और ऐसे अजीब अजीब से नाम थे, वो तो तारागढ़ अजमेर वाले में थे, है ना। वहाँ पे ऐसी ऐसी बुर्ज बनी हुई थी और यहाँ पर ऐसे अजीब अजीब से नाम है तोपों के, जैसे जमजमा, कड़क, बिजली, नुसरत, गजनी खान, शंभू बाण, किलकिला, जमजमा। अच्छे अच्छे नाम है वैसे, बढ़िया नाम है वैसे। दुर्ग परिसर में चामुंडा माता, मुरली मनोहर मंदिर और आनंद घन के प्राचीन मंदिर स्थित है। चामुंडा माता का मंदिर है जोधपुर वालों का, की माता, जोधपुर के मेहरानगढ़ मंदिर के अंदर ये चामुंडा माता का मंदिर है। एक तो मुरली मनोहर का मंदिर है और आनंदगन का प्राचीन मंदिर स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर तख्त विलास, चोखिलाव महल, बिचला महल, श्रृंगार चौकी आदि शानदार इमारतें भी शोभा बढ़ाती हैं। फिर है चूरू का किला। चूरू का किला ठाकुर खुशहाल सिंह ने 1739 में इसका निर्माण करवाया था। 1857 में विद्रोह में यहाँ के ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया और अंग्रेजों ने बीकानेर राज्य की सेना लेकर चूरू दुर्ग को घेर लिया था और तोपों से गोलों को बरसाने लगे। जवाब में दुर्ग से भी गोले बरसाए गए। तो इसके जो अंदर जो ठाकुर बैठे थे उस टाइम, जो राजा बैठा था वो शिव सिंह था। उन्होंने खूब गोले बरसाए जवाब में, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, गोले बनाने के लिए शीशा ही खत्म हो गया। तो इस पर जो वहाँ के सेठ साहूकार रहते थे और जन सामान्य जो रहता था, उन लोगों ने अपनी चांदी दे दी, ला ला कर ठाकुर के सामने रख दी, ठाकुर शिव सिंह के सामने। तो उन्होंने तोपों के अंदर वो जो गोले बनाए गए थे ना, उनको तांबे से और चांदी से बनाए जाने लगे। तो जब चांदी से गोले छूटने लगे तो शत्रु सेना पर जैसे गिरे तो शत्रु सेना हैरान हो गई, तो ये क्या, ये तो चांदी के गोले आ रहे हैं। तो फिर उन लोगों ने मतलब जनता की भावनाओं का सम्मान किया और फिर वो अपने आप ही उन्होंने घेराबंदी हटा दी और वो लोग चले गए थे यहाँ से। फिर अकबर का दुर्ग। अकबर का किला जो है अजमेर, पूरे इसके अंदर राजस्थान के अंदर, राजस्थान का हृदय जो है अजमेर है। और जो यहाँ पर जो भी शासन करने के लिए आए ना, वो लोग अजमेर में ही ठहरे थे आकर के। अंग्रेज भी रहते थे तो अजमेर में ही रहते थे, मुगल भी रहते थे तो अजमेर में ही आके रहते थे, क्योंकि यहाँ की जलवायु अच्छी है। 1570 में गुजरात विजय की स्मृति में एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना और अकबर की मैगजीन भी कहा जाता है। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो कि मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य शैली में बना हुआ है। 1576 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की योजना का अंतिम रूप इसी दुर्ग में दिया गया। ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो जब भारत आए तो मुगल सम्राट जहांगीर को अपना परिचय पत्र इसी दुर्ग में दिया और 1801 में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार करके इसे अपना शस्त्रागार मैगजीन भी बना लिया। जहाँ पे जो शस्त्र रखे जाते हैं ना, उसको मैगजीन कहा जाता है, तो इस दुर्ग को भी मैगजीन दुर्ग कहा गया है। फिर है लालगढ़ का किला, बीकानेर वाला, जूनागढ़ भी कहते हैं इसको। इसकी नींव किसने रखवाई थी? राय सिंह जी ने 1589 में, 1589 में। ये देखो इम्पोर्टेंट भी इसलिए क्योंकि जो राय सिंह है ना, हमारे सिलेबस में भी लगते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। तो राय सिंह ने 1589 के अंदर कौन से किले का निर्माण करवाया? जूनागढ़ का। दुर्ग की प्राचीर व अधिकतर निर्माण कार्य लाल पत्थर से हुआ है और इसी वजह से इसको लालगढ़ भी कहा जाता है। और दुर्ग के अंदर आंतरिक द्वार सूरजपोल दरवाजे पर इस दुर्ग के संस्थापक राजा राय सिंह के प्रशस्ति उत्कर्ण है। सूरजपोल के दोनों तरफ चित्तौड़ के साके में वीर गति पाने वाले दो इतिहासकार जयमल और मेड़तिया और भत्ता सिसोदिया को हाथी पर सवार मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। रतन निवास, रंग महल, कर्ण महल, अनूप महल, छत्तर विलास, छत्तर निवास, लाल निवास, सरदार निवास, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास आदि इस दुर्ग के में प्रमुख निर्माण है। फिर है भैंसरोडगढ़ का किला जो कि चित्तौड़ में है। चंबल और बामनी नदी के संगम स्थल पर स्थित यह किला 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। जो भैंसरोडगढ़ का किला वो 3 तरफ से घिरा हुआ है। जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कर्नल टोड के अनुसार इस किले का निर्माण भैंसा शाह के नामक व्यापारी ने
तथा रोड़ाचारण ने पर्वतीय लुटेरों से अपने व्यापारिक काफिले की रक्षा के लिए करवाया था। डोड शाखा के परमार राठौड़ों, शक्तावतों, चुंडावतों के अधिकार में रहने के बाद भैंसरोडगढ़ हडाओं को मिला, पर अधिकांशतः यह मेवाड़ का अधिकार में ही रहा। इसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। तो राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ के किले को। ठीक है। और ये भैंसरोडगढ़ का जो किला है ना, ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। फिर है गागरोन का किला, ये भी जल दुर्ग ही है, झालावाड़ में स्थित है। ये काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित यह जलदुर्ग की श्रेणी में आता है और इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में डोड परमारों द्वारा करवाया गया। इसके निर्माण में डोडगढ़, इसको धूलरगढ़ भी कहा जाता है, डोडगढ़ भी कहा जाता है। ये रहा, ये देखो पानी है यहाँ पर। तत्पश्चात ये दुर्ग खिच्ची चौहानों के अधिकार में आ गया और यह किला अचल दास खिच्ची का वीरता की याद दिलाता है। अचल दास खिच्ची की वीरता की याद दिलाता है, जो कि 1423 के अंदर मांडू के सुल्तान होशंग शाह से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। संत पीपा की छतरी, सूफी संत मिठे शाह, संत हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह और औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इस किले की शोभा बढ़ाते हैं। ये रहा आपका कागरोन का किला, काली सिंध और आहू नदी के संगम पे बना हुआ है ये। फिर है जयगढ़ आमेर का किला। मध्यकाल में भारत में प्रमुख सैनिक इमारतों में से जयगढ़ दुर्ग की खास बात यह है कि इसके अंदर तोप ढालने का विशाल कारखाना है, जो कि शायद ही किसी अन्य भारतीय दुर्ग में रहा हो। इस किले में रखी गई जय बाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है और जय बाण जयगढ़ अपने विशाल पानी के टांकों के लिए भी जाना जाता है। इस किले का निर्माण व विस्तार में विभिन्न कछवाहा शासकों का योगदान रहा, परंतु इसे वर्तमान स्वरूप जय सिंह ने प्रदान किया। जयगढ़ को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी गुप्त सुरंगें भी हैं। इसके अंदर जय बाण तोप भी इसी में रखी है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है। फिर है जालोर का दुर्ग। सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित यह किला सूखड़ी नदी के किनारे है। पहाड़ी कैसे कौन सी है? सोनगिरी की। नदी कौन सी? सूखड़ी। शिलालेखों में जालोर का नाम जाबालीपुर और किले का नाम सुवर्णगिरी दुर्ग भी है। देखो से बहुत ज्यादा इसका। सोनगिरी की पहाड़ी है, सूखड़ी नदी है, सुवर्णगिरी इस पहाड़ इस किले का नाम ही है, जालोर के किले का नाम ही है सुवर्णगिरी। इस किले का निर्माण प्रतिहार शासकों के द्वारा 8वीं शताब्दी में करवाया। किले के भीतर एक तोपखाना, मस्जिद और जो कि पूर्व में परमार शासक भोज के द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला भी थी, जो बहुत ही आकर्षक है। यहाँ का प्रसिद्ध शासक कानड़देव चौहान 1305 से 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के साथ में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। ये वो कानड़देव और वीरमदेव वाले हैं। जो वीरमदेव अलाउद्दीन खिलजी की बहन थी फिरोजा, और वो उसको पसंद करने लगी थी, लेकिन वीरमदेव ने उसको बिल्कुल भाव नहीं दिया था। लास्ट में जब वीरमदेव की मृत्यु हो जाती है, युद्ध में शहीद हो जाते हैं वीरमदेव, तो वो फिरोजा उसका गर्दन मंगवाती है और फिर उस गर्दन के साथ में खुद भी जल समाधि ले लेती है। जैसलमेर का किला। राजस्थान में स्वर्णगिरी कहे जाने वाले जैसलमेर में त्रिकुट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से निर्मित इस किले को सोनार का किला भी कहता है, क्योंकि ये शाम के टाइम में ना सोने के जैसे चमकता है बिल्कुल। और इसका निर्माण 1155 में भारतीय शासक राव जैसल ने करवाया था, जिसने कि जैसलमेर की स्थापना भी करवाई थी। इस दुर्ग के चारों तरफ विशाल मरुस्थल भी फैला हुआ है। इसके बारे में ये कहावत प्रचलित है कि यहाँ पर पत्थर के पैर, लोहे के का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है। दूर से देखने पर यह किला पहाड़ी पर लंगर डाले हुए एक जहाज के जैसे प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा जहाज पड़ा है। और इस किले की कारीगरों ने चूने के समान बड़े बड़े पीले पत्थरों पर परस्पर जोड़कर खड़ा किया हुआ है। मतलब कि बड़े बड़े पत्थर है, चूना तो लगाया ही नहीं हुआ, पत्थरों को ही जोड़ रखा है आपस में, और किस तरह से जोड़ा है वो उस टाइम के कारीगर ही जान सकते हैं। किले के अंदर बने प्राचीन भव्य मंदिर, जैन मंदिर, पार्श्वनाथ का ऋषभ देव मंदिर
अपने शिल्प और सौंदर्य के कारण आबू के देलवाड़ा मंदिर की बराबरी करता है। किले के मंदिर महलों में रंग महल, मोती महल, गज विलास और जवाहर विलास आदि प्रमुख है। इस किले की प्रसिद्धि इसके दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों में के संग्रहालय से के कारण भी है। फिर है लोहागढ़ का किला। लोहागढ़ भरतपुर का जाट राजाओं की वीरता और शौर्य गाथाओं को अपने में समेटे हुए लोहागढ़ का किला अजेयता व सुदृढ़ता के लिए विख्यात है। 1733 में जाट शासक महाराजा सूरजमल के द्वारा बनवाया गया लोहागढ़ को पूर्व स्थित की कच्ची गढ़ी का विकसित कर वर्तमान रूप दिया गया है। पहले कोई कच्चा सा गढ़ बना हुआ था, उसको ही बनवाया गया, दोबारा से उसको पुनर्निर्माण करवाया गया। किले के प्रवेश द्वार पर अष्ट धातु के निर्मित कलात्मक और मजबूत दरवाजा आज भी वीरता की कहानी कहता है। इस दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह जी 1765 में दिल्ली से जीत के लाए थे। दिल्ली वाला जो किला है ना, उसके पटके ले आए थे ये। और इस किले की अभेद्यता के कारण इसकी चौड़ी दीवारें हैं। जो इसकी दीवार है ना, बहुत चौड़ी, और वो मिट्टी से बनी है, इस वजह से अभेद्य दुर्ग है। इसके चारों ओर एक गहरी खाई है और इस खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर का पानी भी भरा जाता था। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 में अपनी विशाल सेना और तोपखाना के साथ 5 बार इस किले पर चढ़ाई की थी, परंतु हर बार यह असफल रहा और किले की किशोरी महल, जवाहर बुर्ज, कोठी खास, वजीर की कोठी, देखो जो कच्चे मकान होते हैं ना, उनमें कोठियां बनी होती हैं, ठीक है। क्योंकि जब मतलब इसको सिर्फ याद करने के लेवल में बता रही हूँ। पहले के लोग जो कच्चे मकानों में ना अनाज का भंडारण करते थे ना, उसको कोठी कहते थे, है ना। तो अब जो ये किला है ना भरतपुर वाला, ये भी कच्ची मिट्टी से बना हुआ है, मतलब मिट्टी से बना हुआ किला है ये। तो इसके अंदर भी कोठियां ही होएंगी, ठीक है। तो जवाहर बुर्ज, कोठी खास, वजीर की कोठी, दादी माँ का महल और गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आदि प्रमुख है। उपयुक्त दुर्ग के अलावा बयाना का किला, तिम्मनगढ़ का किला, ठीक है, मारवाड़ का सोजत और कुचामन का किला, पूर्व जयपुर रियासत के सिवाड़, कालक का कोड़, खंडार के किले, हाड़ौती का शेरगढ़, सिरोही के बसंतगढ़ का दुर्ग और सीकर का लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग, ये सब भी अपने स्थापत्य और बनावट के लिए बहुत ही उल्लेखनीय है। अब है मंदिर शिल्प। ये वाला ये इसी चैप्टर के अंदर ये मंदिर शिल्प। तो इसमें जितने भी मंदिर का है वो पढ़ेंगे हम, लेकिन कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। थैंक यू।